हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और सब बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर है, तो सभी अब मुजफ्फरनगर में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो सब अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में आज विलम्ब हुआ। बट आज की जो हमारी वीडियो है वो स्ट्रक्चर के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, कि स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। आपकी मर्ज़ी है, आप स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और एक ही डेटा टाइप्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बेसिकली आपको ये जो फीचर्स प्रोवाइड कराता है ये मल्टीपल का कराता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू, क्योंकि इससे पहले हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू बाय यूज़र इन स्ट्रक्चर। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था कि डायरेक्ट वैल्यू हमने स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल हैं और ऑब्जेक्ट के हेल्प से उनको डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी गई थी। इस बार हम क्या करेंगे, रन टाइम पर वैल्यू लेंगे। इसका मतलब होता है कि यूज़र से हमें क्या करना है, वैल्यू रिसीव करवानी है। तो उसके लिए ये हमने प्रोग्राम बनाया है। चलिए देखते हैं ये कर क्या रहा है। बेसिकली प्रोग्राम अगर आप बात करें तो ये कर रहा है 2 नंबर को सम। क्वेश्चन अगर हो कि राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 नंबर द गिवन वैल्यू बाय द यूज़र यूजिंग स्ट्रक्चर, तो ये जो प्रोग्राम आपके सामने है ये बिल्कुल सही रहेगा उसके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 हेडर फाइल यहाँ पर लगानी है। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आप मेन मेथड यहाँ नहीं बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। स्ट्रक्चर जब भी आप शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का आप यूज़ करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया, यहाँ पर स्ट्रक्ट लगाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रक्चर का जो हम नाम देना चाहते थे नाम दे दिया। स्ट्रक्चर का नाम आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ABC दिया। कुछ भी से मतलब ये नहीं है कि आपने 1 2 3 देना शुरू कर दिया। स्ट्रक्चर का जो नाम होगा बेसिकली वो आप किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ABC नाम का एक हमने यहाँ स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। उसके बाद हमने यहाँ बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने कहा कि इंटीजर A, B, C 3 वेरिएबल यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करे हैं। इस बात का ये मतलब है कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी का एलोकेशन हो जाएगा, और उसी के बेस पे, उसी ऑब्जेक्ट के बेस पे ये तीनों वेरिएबल काम करेंगे। उसके बाद हमने एंड ऑफ लाइन किया और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, और यहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप लोग। तो आप लोग 2 तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि आप इनसाइड द मेन मेथड बना सकते हैं। मेन मेथड के अंदर आप क्या कर रहे थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के और स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया करते थे। अभी क्या दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप स्ट्रक्चर को जहाँ पर भी आप क्लोज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी आप अपने स्ट्रक्चर को बंद करेंगे वहीं पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे। ऑब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी ले सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि न्यूमेरिक वैल्यू बाद में आ सकती है, पहले नहीं आएगी, ठीक है। 1H नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। H1 नाम का ऑब्जेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही आपने H1 नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया तो इसमें क्या होगा कि H1 के पास में 3 ब्लॉक जनरेट हो जाएंगे, यानी कि H1 जो है 3 ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक A का ब्लॉक होगा, एक B का ब्लॉक होगा, और एक C का ब्लॉक होगा। अब जब भी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे, यानी कि A में वैल्यू डालेंगे, तो H1 के बिहाफ पर ही आपको वैल्यू डालने के लिए यहाँ पर मिलेगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे, देखते हैं किस तरीके से। देन हमने यहाँ पे क्या किया, मेन मेथड बनाया, वॉइड लगाया, मेन लिखा, बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बाद क्योंकि हमें यूज़र से यहाँ पर नंबर मांगना है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया, और प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाने के बाद आपने एक मैसेज दिया। मैसेज कह रहा है एंटर द नंबर। इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा। मैसेज जैसे ही डिस्प्ले होगा तो यूज़र समझ जाएगा कि उसे एक क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है। तो वो क्या करेगा, वैल्यू डाल देगा। वैल्यू डालने के बाद अब हमें उसे वैल्यू को स्कैन कराना है।
तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्कैनएफ लगा दिया। स्कैनएफ में हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटाइल डी डाला, फिर कॉमा लगाया। और एड्रेस जो है बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए। और इससे पहले हम लोग नॉर्मल क्या करते थे, ए लिख दिया करते थे। तो अगर हमने नॉर्मल यहाँ पर ए लिख दिया तो क्या होगा कि ये एक एरर जनरेट करेगा, कहेगा कि ए इज़ अनडिफाइंड सिंबल दैट इज़ नेवर यूज्ड। ठीक है, वो कहेगा ए इज़ अनडिफाइंड सिंबल। तो ए अनडिफाइंड नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है, पर डिफाइन कहाँ है, स्ट्रक्चर में डिफाइन है। तो स्ट्रक्चर का जो भी हमने फीचर्स यूज़ करना है वो बताया गया था कि ऑब्जेक्ट के हेल्प से यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे h1.a। इस बात का मतलब है कि ये h1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ये जिस ऑब्जेक्ट मतलब ये जिसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक a नाम का वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के अंदर जाकर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन उसके बाद अगला आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल रखा है, आपने यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर। यहाँ पे आपका एक दोबारा से मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सेम कंडीशन होगी कि आपने यूज़र जो है आपका यहाँ पर एक नंबर डालेगा। नंबर डालने के बाद वो क्या करेगा, स्कैनएफ कराएंगे हम वैल्यू को। हमने कहा जी स्कैनएफ लगाया, ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी डाल दिया। परसेंटाइल डी बता रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये लेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, कॉमा क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। फिर हमने एड्रेस ऑपरेटर दे दिया, क्योंकि वो एड्रेस की लोकेशन, भाई देखिए सीधी सी बात है कि जब भी आपका कोई वेरिएबल क्या होगा, जब भी आपका कोई वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर होता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। वो बात सही है, ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में उसका एड्रेस कहीं ना कहीं बन जाता है, क्योंकि जहाँ भी मेमोरी एलोकेट होगी वो कोई ना कोई एड्रेस पे होगी। तो ये एड्रेस लगाना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे फिर से लिखा है h1.b। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट है, और ये जिसका ऑब्जेक्ट है मतलब जिस स्ट्रक्चर का ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक बी नाम का जो है वेरिएबल हमने लिया हुआ है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं लाइन में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया हुआ है। ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि दो नंबर को ये सम करेगा। ठीक है जी, दो नंबर को सम करेगा यानी कि जोड़ देगा, और जोड़ के तीसरे वेरिएबल में डाल देगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो वेरिएबल अगर स्ट्रक्चर के हैं, कहने का मतलब है कि वो जो वेरिएबल हैं अगर स्ट्रक्चर में डिक्लेयर हैं, तो सिंपल सी बात है कि भैया ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है h1.c। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि h1 नाम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब h1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक स्ट्रक्चर है abc नाम का, और उसके अंदर एक c नाम का वेरिएबल है। उसके अंदर क्या हो, एक वैल्यू असाइन हो। किस तरह की वैल्यू असाइन हो, वहाँ पर लिखा हुआ है h1.a। इसका मतलब होता है जो स्ट्रक्चर के अंदर एक a नाम का वेरिएबल बना हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है प्लस h1.b, यानी कि जो h1 है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मतलब जो h1 नाम का जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये h1 है, स्ट्रक्चर किसका है abc का, और abc के अंदर क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या है, सपोज करो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है, सपोज करो b की वैल्यू 6 है। तो वो दोनों को जोड़ देगा, यानी कि 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने h1.c लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर के वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। इस बात का मतलब है कि ये जो पूरी लाइन हमने लिखी है ये कैसे काम करती है, राइट टू लेफ़्ट काम करती है। और जो इसका राइट वाला पोर्शन है वो कैसे काम करता है, वो लेफ़्ट टू राइट काम करता है। यानी कि पहले तो राइट वाला पूरा पोर्शन यानी कि h1.a + h1.b एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके वैल्यू को स्टोर कर देगा। बट जब इसकी बात आती है कि h1.a + h1.b, ये क्या करेगा, सबसे पहले h1.a की वैल्यू रखेगा। तो इतना वाला जो बराबर के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो h1.a लिखा + h1.b लिख दिया, तो दोनों को ऐड करा, और ऐड करने के बाद हमने इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर लगा रखा है। तो वो क्या काम करेगा, h1.c में वैल्यू पहुंचा देगा। अभी तक यहाँ पे क्या करा हमने, यूज़र से वैल्यू ली, वैल्यू लेने के बाद हमने यहाँ पे एडिशन कराया, एडिशन कराने के बाद हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब ये जो वैल्यू स्टोर हुई हैं ये स्ट्रक्चर में स्टोर हुई हैं। ठीक है जी, अब स्ट्रक्चर में 3 वेरिएबल थे abc,
और आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा था H1। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेते, मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट आपने बना लिया H2, और आपने फिर क्या किया, H1 में वैल्यू डलवा ली और H2 में ऑपरेशन करा लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। जिन ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने वैल्यू इनिशलाइज करवाई है, उसी ऑब्जेक्ट को आपको ऑपरेशन में रखना होगा। देन उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंटफ लगाया, आपने ए की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कराया। आपने कहा ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी लगा दिया, आपने स्लैशन लगाया आपने यहाँ पे, और जिससे कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। और जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो एड्रेस ऑपरेटर वहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आपने क्या कर दिया, h1.a लिख दिया वहाँ पर। तो वो h1.a लिखेंगे तो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसा कि आप मान के चल रहे हैं कि आपकी 4 वैल्यू थी, तो वो 4 वैल्यू आपकी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद आपने लिखा प्रिंट एफ बी इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, स्लैशन आपने यहाँ लगा रखा है। आपने क्या किया, h1.b लिखा। तो b में क्या वैल्यू थी, ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ऑब्जेक्ट किसका है, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के अंदर कौन वेरिएबल है, b, और b में कितना वैल्यू है, 6। तो वो वैल्यू 6 यहाँ डिस्प्ले कर देगा। पहली वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो गई, 4, और दूसरी वैल्यू क्या डिस्प्ले हो गई हमारी, 6। देन उसके बाद हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट में गए, हमने कहा जी सी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैशन इसलिए है कि 1 बाय 1 वो प्रॉपर तरीके से आपको आपका आउटपुट शो करेगा। देन आपने कहा h1.c आपने यहाँ पे किया, आपने देखा कि आपका जो आउटपुट आया है वो 4 और 6 दोनों को ऐड करके उसने क्या किया था, h1.c में स्टोर करा दिया था। यानी कि c में कौन सी वैल्यू आ गई थी, दोनों का एडिशन, यानी कि 10 वहाँ पर आपका जा कर के स्टोर हो गया था। तो अभी यहाँ क्या दिखाएगा, c इज इक्वल टू 10 यहाँ पर आपको वो दिखा देगा। देन उसके बाद गेट सी एच आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप गेट सी एच यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट करके, देन यहाँ पे बॉडी बंद कर देंगे। आपका प्रोग्राम सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा और आपकी स्क्रीन को होल्ड करवा लेगा। तो आपका आउटपुट प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं तो आउटपुट क्या कहता है कि स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देगा एंटर द नंबर। उसके बाद आपने वैल्यू डाली 4, फिर आपने एंटर प्रेस करा, एक अगेन मैसेज यहाँ पर आएगा एंटर द नंबर। आपने फिर से वैल्यू डाली 6, फिर आपने एंटर कर दिया। जैसे ही आपने एंटर किया 6 डालने के बाद, तो प्रॉपर ए की वैल्यू कितनी है, 4, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 6, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 4 + 6 10। तो सी की वैल्यू 10 दिखा देगा। ये प्रॉपर आउटपुट आपकी आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर का यूज़ किया, 2 नंबर लिए यूज़र से, और वो भी यूज़र से नंबर लिए, और उनका फिर उसके बाद हमने क्या करा दिया, एडिशन करा दिया। और उसके बाद हमने उसको किस तरीके से हम अपने रिज़ल्ट को प्रिंट कराते हैं, इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर हमने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर की हेल्प ली है। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स थे उनको हमने यूज़ किया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि स्ट्रक्चर को हम यूज़ क्यों करते हैं। भाई इससे पहले भी तो हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे थे, अब हमने अपना काम क्यों बढ़ा लिया। हमने अपना काम बढ़ा तो लिया है, बट उससे हमारे पास एक बेनिफिट हो जाता है। क्या बेनिफिट हो जाता है कि देखिए जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो वेरिएबल हैं ABC, अभी क्या है, आपने 3 वेरिएबल लिए हैं ABC, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो इस स्ट्रक्चर का मेमोरी एलोकेशन कितना रहेगा। भाई इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, तो ए को कितनी बाइट मिली, 2, बी को कितनी बाइट मिली, 2, सी को कितनी बाइट मिली, 2, तो टोटल कितना हो गया, 6। अब आप क्या करें कि H1 आपने बनाया था ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक और ऑब्जेक्ट, यानी कि H2 बना लीजिए। जैसे ही आपने H2 बनाया तो पता है क्या होगा, इसका मेमोरी एलोकेशन बढ़ जाएगा। इसका मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर का हो जाएगा 12। वो कैसे, वो ऐसे कि H1 के पास में 3 ब्लॉक बने, उनका सबका 2 2 2 का बाइट का मेमोरी एलोकेशन हो गया 6। जैसे ही H2 बनाया तो इसके साथ क्या होगा, ए का मेमोरी एलोकेशन दोबारा होगा, बी का मेमोरी एलोकेशन भी दोबारा, और सी का मेमोरी एलोकेशन भी दोबारा हो जाएगा। यानी कि H1 के पास में 3 वेरिएबल हैं ABC, उनका 2 2 2 2 का बाइट है, और H2 के पास में भी 3 वेरिएबल हैं ABC, बट उनका भी 2 2 का ही बाइट है। बट इसमें फ़ायदा क्या है
कि हम जो देख रहे हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। और देखिए वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए, जब आपको उसका यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल छूट है कि आप कितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन बार बार नहीं करना है। आपको ज़्यादा वेरिएबल की ज़रूरत है तो आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यानी कि एक बंच आपके सामने और तैयार हो जाएगा। H1 क्या है, एक बंच है इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल का। आपने कहा जी H2 और ले लिया सर मैंने, तो आपने कहा जी H2 क्या है, एक बंच है ABC नाम के 3 वेरिएबल का। आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और 3 वेरिएबल आपके पास में खड़े हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का। और दूसरी बात इसमें ये हो जाती है कि आपका जो स्ट्रक्चर मतलब जो वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर के अंदर एक तरीके से लॉक्ड है, यानी कि बिल्कुल सेफ हैं वो इसके अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप अपने ABC नाम के जो भी ये वेरिएबल आप यूज़ करें, इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको अगर इनको एक्सेस करना भी है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तभी आप इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका मेन बेनिफिट होता है। कहने का मतलब है कि ये आपके जो वेरिएबल हैं ये एक लॉक हैं, एक रूम में हैं, और इस रूम में एक्सेस करने के लिए एक की, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी टू एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के जितने भी फीचर्स हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए और एग्जीक्यूट करके आप इसका आंसर लेकर के आइए। और आप लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे प्लस करके दिखाया है, आप लोग माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब करके देखेंगे। और फ्लोट वेरिएबल्स का भी आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, जैसा जहाँ आपने इंटीजर लिखा हुआ है वहाँ आप फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिएगा। देन स्कैनफ में आप क्या करेंगे, परसेंटाइल F लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पे दूसरा स्कैनफ है वहाँ भी परसेंटाइल F लगा देंगे, और जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वहाँ पे आप लोग परसेंटाइल F लगा दीजिएगा। और परसेंटाइल और F के बीच में प्रिंटिंग स्टेटमेंट में 0.2 लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि दशमलव के 2 अंक तक का ही आपको वैल्यू दिखाई देगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। थैंक यू।